दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है ट्रुथ लाई। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ट्रुथ का मतलब होता है सच, जो कि एक नाउन है। लाई मतलब झूठ, ट्रुथ लाई मतलब कि सच झूठ। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि कोई नया वर्ड या नया स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले तो आप उसे नोट भी करें। और उसके अलावा यदि आज की कहानी आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे किंग कृष्णदेव राय वॉज होल्डिंग हिज कोर्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का वाक्य है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का, जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। होल्ड का मतलब होता है रखना, आयोजित करना। वन डे मतलब कि एक दिन। किंग कृष्णदेव राय, राजा कृष्णदेव राय, वॉज होल्डिंग हिज कोर्ट मतलब एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने हिज कोर्ट मतलब अपना दरबार लगाया हुआ था। सडनली A man entered the court and pleaded to the king। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, सेकंड फॉर्म में एंटर्ड। सडनली मतलब अचानक। अ मैन एक आदमी। एंटर्ड द कोर्ट एक आदमी ने अचानक दरबार में प्रवेश किया। एंड प्लीडेड टू द किंग दोस्तों PLEAD, प्लीड का मतलब होता है विनती करना। और सेकंड फॉर्म में प्लीडेड, एंड प्लीडेड और उसने विनती की। टू द किंग उसने राजा से विनती की। ओ किंग राजा, डू मी द जस्टिस मतलब कि राजा मेरे लिए इंसाफ करो, न्याय करो। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं जस्टिस, और ये एक नाउन है। और यहाँ पर आपको एक छोटे से स्ट्रक्चर को समझने की ज़रूरत है। ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ पर हमें वर्ब का यूज़ करना होता है, लेकिन जस्टिस एक नाउन है तो इसे वर्ब के रूप में प्रयोग करने के लिए यहाँ पर डू का प्रयोग किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? ओ किंग डू मी द जस्टिस मतलब राजा मेरे प्रति न्याय करिए। माई मास्टर हैज़ चीटेड मी दोस्तों ये जो वाक्य है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। अच्छा दूसरी बात आपको यहाँ पर ये चीज़ का ध्यान रखना है, यदि आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तो आपको हैव का प्रयोग करना होगा। और यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो हैज़ का प्रयोग आपको करना होगा। तो यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है वो है माय मास्टर, जो कि एक सिंगुलर नाउन है जिसके साथ हैज़ का प्रयोग किया गया है और साथ में थर्ड फॉर्म लगाई गई है। चीट का मतलब होता है धोखा देना, थर्ड फॉर्म में चीटेड, और मास्टर मतलब मालिक। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? माय मास्टर हैज़ चीटेड मी मतलब मेरे मालिक ने मुझे धोखा दिया है। द किंग आस्क्ड राजा ने कहा, ऑल राइट ठीक है, हु आर यू एंड व्हाट इज़ योर केस। दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ हु का प्रयोग किया गया है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका अर्थ होता है कौन, और ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब जब हम वर्तमान में कोई भी वाक्य बनाते हैं जहाँ पर इज एम का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। तो क्या अर्थ निकला इस लाइन का? द किंग आस्क्ड राजा ने पूछा, ऑल राइट ठीक है, हु आर यू आप कौन हो, एंड व्हाट इज़ योर केस और आपका क्या केस है मतलब आपका क्या मामला है। माई लॉर्ड मेरे महाराज। माई नेम इज़ नामदेव मेरा नाम नामदेव है। यस्टरडे आई वॉज गोइंग विद माई मास्टर ऑन अ बिजनेस टूर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, जैसा मैंने ऊपर आपको बताया था। ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का है जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। यदि हमारा सब्जेक्ट आई, ही, शीट या फिर सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ वॉज का प्रयोग किया जाएगा। और यदि वी, यू, दे या फिर
प्लूरल नाउन होगा तो वहाँ पर वर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंगली आई के साथ वॉज का प्रयोग किया गया। तो उसने क्या कहा कि यस्टरडे कल आई वॉज गोइंग विद माई मास्टर, मैं अपने मालिक के साथ जा रहा था ऑन ए बिजनेस टूर। एक बिजनेस टूर का मतलब हो गया एक व्यावसायिक या मतलब एक व्यापारिक यात्रा पर। इट वॉज अ हॉट आफ्टरनून, मतलब कि ये गर्म दोपहर का समय था, गर्म दोपहरी थी। वी सैट डाउन टू टेक अ ब्रीदर इन द शेड इनसाइड अ टेम्पल कंपाउंड। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। सिट मतलब बैठना, सेकंड फॉर्म में सैट, और वी मतलब हम। वी सैट डाउन, हम नीचे बैठ गए। टू टेक अ ब्रीदर मतलब थोड़ा सा आराम वगैरह। टू टेक ए ब्रीदर मतलब थोड़ा आराम करने के लिए, आराम लेने के लिए। इन द शेड मतलब कि छाया में। इनसाइड अ टेम्पल कंपाउंड, एक मंदिर परिसर के अंदर छाया में नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। देयर आई सॉ अ रेड बैग इन अ कॉर्नर। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म में सॉ। देयर वहाँ, आई सॉ अ रेड बैग, मैंने वहाँ एक लाल थैला देखा। इन अ कॉर्नर, एक कोने में। विद द परमिशन ऑफ माई मास्टर मतलब आई पिक्ड इट अप। परमिशन मतलब विद द परमिशन ऑफ माई मास्टर मतलब अपने मालिक की इजाज़त से, अपने मालिक की आज्ञा से। आई पिक्ड इट अप, मैंने उसे उठाया। और पिक मतलब उठाना, सेकंड फॉर्म में पिक्ड। आई पिक्ड इट अप, मैंने उसे उठाया। इट कंटेन्ड 2 वाइट डायमंड्स। दोस्तों कंटेन का मतलब होता है किसी में किसी चीज़ का होना, सेकंड फॉर्म में कंटेंट। और जो इट है वो थैले के लिए यूज़ किया गया। तो उसने क्या कहा? इट कंटेन 2 वाइट डायमंड्स, मतलब उसमें 2 सफ़ेद हीरे थे। आई सेड, मैंने कहा, दैट इट बिलोंग्ड टू द स्टेट, मतलब मैंने कहा कि ये जो है ये राज्य के हैं। बिलोंग का मतलब था होना, किस चीज़ का, अधिकार होना। इट बिलोंग टू द स्टेट मतलब ये राज्य से हैं, मतलब ये राज्य के हैं। बिकॉज क्योंकि, इट वॉज लाइंग इन अ टेम्पल, क्योंकि ये एक मंदिर में पड़े हुए थे। माई मास्टर प्रपोज्ड दैट वी कुड शेयर द डायमंड्स एंड टेल नो वन अबाउट इट। दोस्तों प्रपोज का मतलब होता है प्रस्ताव देना, सेकंड फॉर्म प्रपोज। तो उसने क्या बताया? माई मास्टर प्रपोज्ड दैट मतलब मेरे मालिक ने प्रस्ताव दिया कि वी कुड शेयर द डायमंड। शेयर मतलब बांटना, मतलब हम इन हीरों को बांट सकते हैं। एंड टेल नो वन अबाउट इट, और किसी को भी इस बारे में ना बताएं। आई गॉट ग्रीडी एंड अग्रीड टू इट। दोस्तों ये जो वाक्य है, इस वाक्य में एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। GREEDY, ग्रीडी मतलब लालची, जो कि एक एडजेक्टिव है। और आपको इस बात का ध्यान देना है कि जब आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर आप एडजेक्टिव को वर्ब बनाना चाहते हैं तो आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का वहाँ पर प्रयोग करना होगा। तो इसको वर्ब बनाने के लिए गेट का प्रयोग किया गया है, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए गेट की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? आई गॉट ग्रीडी मतलब मैं लालची हो गया। एंड अग्रीड टू इट, और इस बात पर सहमत हो गया। चलिए आगे देखिए। इट meant फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड पॉवर्टी। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों स्लेवरी को आप नोट कर लीजिए, नाउन है जिसका मतलब होता है गुलामी या दास्ता। पॉवर्टी भी नाउन है जिसका मतलब होता है निर्धनता, गरीबी। तो उसने क्या कहा? इट meant फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड प्रॉपर्टी, मतलब इसका मतलब ये था कि गुलामी और निर्धनता से, गरीबी से आज़ादी। तो उसका कहने का मतलब ये था कि इस तरह का ये प्रपोजल था जिससे उसकी जो गुलामी या दास्ता थी और जो गरीबी थी वो उससे उसको आज़ादी मिल सकती थी। चलिए आगे देखिए। बट माई मास्टर लेटर रिफ्यूज्ड टू गिव मी माई शेयर ऑफ द डायमंड्स। क्या अर्थ हुआ? रिफ्यूज़ का मतलब मना करना, इनकार कर देना। बट माई मास्टर लेकिन मेरे मालिक ने, लेटर बाद में, रिफ्यूज्ड मना कर दिया, इनकार कर दिया। टू गिव मी माई शेयर मतलब मुझे मेरा शेयर देने से, मेरा हिस्सा देने से मेरे मालिक ने इनकार कर दिया। ऑफ द डायमंड्स मतलब हीरों का जो मेरा हिस्सा था उसे देने से उसने इनकार कर दिया। सो आई हैड टू कम टू सीक जस्टिस। और दोस्तों सीक मतलब होता है मांगना, आप इसे नोट कर लीजिए, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो उसने क्या कहा? सो आई हैड टू कम टू सीक जस्टिस, इसलिए मुझे न्याय मांगने के लिए आना पड़ा। अच्छा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात पे बताना चाहूँगा, मैं नहीं चाहूँगा कि ये चीज़ मिस हो जाए। ये जो वाक्य है आप इसे नोट कर लीजिए। हैड टू का प्रयोग पास्ट पजेसिव वाक्यों को पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस बनाने में प्रयोग किया जाता है।
पास्ट फोर्स्ड का मतलब होता है जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप पास्ट की किसी भी विवशता को दर्शाना चाहते हैं तो आपको हैड टू का प्रयोग करना होता है। विवशता का मतलब होता है किसी भी तरह की मजबूरी, जब किसी कार्य को करने की इच्छा ना हो लेकिन वो करना पड़े तो वहाँ पर हैड टू का प्रयोग किया जाता है, जिसे कहा जाता है पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस। तो आप इसकी हेल्पिंग वर्ब को नोट कर लीजिए और हैड टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा, इसलिए, मतलब सो इसलिए, आई हैड टू कम टू सीक जस्टिस, इसलिए मुझे न्याय मांगने के लिए आना पड़ा। चलिए आगे देखिए। द मास्टर ऑफ द नामदेव वॉज समन्ड टू द कोर्ट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और आप इसकी मीनिंग को नोट कर लीजिए। समन का मतलब होता है किसी को बुलवाना, किसी को बुलावा भेजना, उस समन कहा जाता है। थर्ड फॉर्म है समन, तो ये हमारी थर्ड फॉर्म है। क्या अर्थ हुआ इस लाइन का, द मास्टर ऑफ द नामदेव वॉज समन टू द कोर्ट, मतलब कि नामदेव के मालिक को दरबार में बुलवाया गया। ही वॉज आस्क्ड टू मेक स्टेटमेंट, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। ही वॉज आस्क्ड टू मेक स्टेटमेंट, मतलब उसे स्टेटमेंट का मतलब होता है गवाही, उसे गवाही देने के लिए बुलवाया गया। ही स्टेटेड, स्टेट का मतलब होता है कुछ बयान करना, कहना। ही स्टेटेड मतलब उसने कहा या कह सकते हैं उसने बयान दिया। ओ किंग राजा, इट इज़ ट्रू, ये सच है, दैट की द डायमंड्स वर फाउंड की। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का ही वाक्य है जहाँ पर वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। तो उसने क्या कहा कि ओ किंग राजा, इट इज़ ट्रू, ये सच है कि द डायमंड्स वर फाउंड की हीरों को पाया गया। बट माई सर्वेंट इज़ अ लायर, और उसने क्या कहा कि लेकिन जो मेरा नौकर है वो झूठा है। आई गेव हिम द डायमंड्स, और दोस्तों ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। गिव मतलब देना, सेकंड फॉर्म में गेव। तो उसने क्या कहा, आई गेव हिम द डायमंड्स, मतलब मैंने इसे हीरे दिए। एंड आस्क्ड हिम, और इससे कहा, टू डिपॉजिट इन द रॉयल ट्रेजरी, और इससे कहा कि डिपॉजिट करने को कहा, जमा करने को, इन द रॉयल ट्रेजरी, शाही खजाने में जमा करने को कहा। बिकॉज, क्योंकि, इट बिलोंग्ड टू स्टेट, क्योंकि ये राज्य के हैं। ही वेंट अवे, वह चला गया मतलब वह भाग गया। एंड केम बैक, वह मतलब गया और वापस आया। व्हेन आई आस्क्ड हिम, जब मैंने उससे पूछा, फॉर द रिसीप्ट मतलब रसीद के लिए, ऑफ द ट्रेजरी मतलब कि खजाने की रसीद के बारे में पूछा, खजाने की रसीद के बारे में। ही स्टार्टेड मेकिंग एक्सक्यूज, मेक एक्सक्यूज मतलब होता है बहाने बनाना। तो उसने क्या कहा, ही स्टार्टेड मेकिंग एक्सक्यूज, वह बहाने बनाने लगा। और दोस्तों इस वाक्य में स्टार्टेड और फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया है, तो आप इस स्ट्रक्चर को भी समझ लीजिए। जब आप ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वाक्य की टेल पर लगा लगी जैसे शब्द आएंगे तो वहां पर स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वह दौड़ने लगा, तो क्या होगा, ही स्टार्टेड रनिंग। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर लगा लगी जैसे शब्द आएंगे तो स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का प्रयोग आपको वहाँ करना होगा। चलिए आगे देखिए। तो उसने क्या कहा कि ही स्टार्टेड मेकिंग एक्सक्यूज़, वह बहाने बनाने लगा। मतलब उसने ये बताया कि जब मैंने इसको रसीद के बारे में पूछा कि रसीद कहाँ है, रसीद उसकी खजाने की, तो उसने वो बहाने बनाने लगा। आगे देखिए। व्हेन आई पुट प्रेशर मतलब जब मैंने इस पर प्रेशर दबाव बनाया। ही केम टू यू, वह आपके पास आ गया। विद ए कॉक एंड बुल स्टोरी। और दोस्तों कॉक एंड बुल स्टोरी ये एक तरह का फ्रेज है जिसका मतलब होता है बिना सिर पैर की। तो उसने क्या बताया, व्हेन आई पुट प्रेशर, जब मैंने दबाव बनाया। ही केम टू यू, वह आपके पास आ गया। विद ए कॉक एंड बुल स्टोरी, एक बिना सिर पैर की कहानी लेकर वह आपके पास आ गया। चलिए आगे देखिए। आई सी, मैं देखता हूँ। द किंग सेड, राजा ने कहा। What proof have you got that you are telling the truth? और दोस्तों ये हमारा पजेसिव का वाक्य है जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो क्या हुआ अर्थ इस लाइन का, आईसी में देखता हूँ। द किंग सेड, राजा ने कहा। What proof have you got मतलब आपके पास क्या सबूत है, that you are telling the truth कि आप सच बोल रहे हो। My lord, मेरे महाराज।
आई हैव 3 अदर सर्वेंट्स। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये हमारा प्रेजेंट का पजेसिव वाक्य है। पजेसिव का मतलब होता है जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां आप ये दिखाते हैं कि वर्तमान में मतलब कि प्रेजेंट में किसी के पास कुछ है या है, तो वहां पर आप हैज़ या हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको करना होता है। और यदि आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा तो आपको हैव का प्रयोग करना होगा, जैसा यहाँ आई के साथ किया गया है। और यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो हमें वहाँ पर हैज़ का यूज़ करना होगा। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा, माय लॉर्ड, मेरे महाराज, आई हैव 3 अदर सर्वेंट्स, मतलब मेरे पास 3 और या कह सकते हैं 3 अन्य नौकर हैं। दे वर विटनेस टू व्हाट हैपेंड, मतलब जो हुआ। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एक से अधिक के बारे में बात हो रही है तो दे का यूज़ किया गया है। तो उसने क्या कहा, दे वर विटनेस टू व्हाट हैपेंड, मतलब जो हुआ वो उसके गवाह हैं। द मैन रिवील्ड, उस आदमी ने खुलासा किया। रिवील मतलब खुलासा करना, सेकंड फॉर्म में रिवील्ड। आगे देखिए, द 3 विटनेसेस वर ऑल्सो समन्ड टू द किंग्स कोर्ट। और दोस्तों यहाँ किंग के बाद एपिस्ट्रोफी ऐसे जिसका मतलब काके की। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होता है। और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है जहाँ पर वर के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर प्लूरल है, नाउ ये जो सब्जेक्ट है प्लूरल है इसलिए यहाँ पर वर का यूज़ किया गया है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, द 3 विटनेसेस वर ऑल्सो समन्ड टू द किंग्स कोर्ट, मतलब 3 विटनेस मतलब गवाह, 3 गवाहों को भी राजा के दरबार में बुलवाया गया। दे एडमिटेड दैट द डायमंड्स वर गिवन टू नामदेव इन देयर प्रेजेंस। चलिए दोस्तों यहाँ भी पैसिव वॉइस का यूज़ किया गया। अच्छी बात है, आज आपको कई एग्जांपल्स मिल रहे हैं। तो ये हमारा ये भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है जहाँ पर वर के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। GIVEN, ये गिव की थर्ड फॉर्म में गिवन। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ देख लेते हैं। दे एडमिटेड, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। एडमिट का मतलब होता है किसी बात को मानना, किसी बात पर सहमत होना, मानना, उसे एडमिट कहा जाता है, स्वीकार करना। तो क्या अर्थ हुआ, दे एडमिटेड मतलब उन्होंने स्वीकार किया कि द डायमंड्स वर गिवन टू नामदेव, मतलब उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जो डायमंड्स थे, हीरे थे, वर गिवन टू नामदेव, उन्हें नामदेव को दिया गया। इन देयर प्रेजेंस, इन देयर प्रेजेंस मतलब उनकी उपस्थिति में। द किंग आस्क्ड द पार्टीज टू स्टे इन द कोर्ट। क्या अर्थ हुआ, जो राजा थे उन्होंने जो सारी जो पार्टीज थी, मतलब जो सारे जो अलग अलग जो समूह थे उनको दरबार में रहने को कहा। एंड रिटायर्ड टू इनर चैम्बर, और वो जो उनका जो अंदरूनी कक्ष था वो उसमें जाके बैठ गए। ही सेंट फॉर द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने प्रधानमंत्री को बुलवाया। द कमांडर एंड तेनालीराम, कमांडर को और तेनालीराम को। ही आस्क्ड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है। इज नामदेव लाइंग, क्या नामदेव झूठ बोल रहा है। यस, हाँ, योर हाइनेस मतलब कि महाराज। नामदेव लुक्स द लायर, दोस्तों यहाँ कुछ मिस्टेक है तो ये दाग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दाग के अलावा यहाँ ये कहानी के अनुसार इसे लाइक होना चाहिए। चलिए क्या मतलब हुआ, नामदेव लुक्स लाइक लायर मतलब नामदेव झूठा लगता है। ही हैज़ कैप्ट डायमंड्स फॉर हिमसेल्फ, और दोस्तों ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पर हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। कीप मतलब रखना, थर्ड फॉर्म में कैप्ट। ही हैज़ कैप्ट डायमंड्स फॉर हिमसेल्फ मतलब इसने अपने लिए हीरों को रख लिया है। बट टू मी ही साउंडेड ट्रू, लेकिन मेरे लिए ये सच्चा लगता है। द 3 विटनेसेस कांट बी रॉन्ग, और जो तीनों विटनेसेस हैं, गवाह हैं, कांट बी रॉन्ग, वो भी गलत नहीं हो सकते। चलिए आगे देखिए। तेनालीराम वॉज क्वाइटली लिसनिंग टू दिस एक्सचेंज। क्या अर्थ हुआ, और ये भी हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर वॉज का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में फोर्थ होम लगाई गई है। लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना, और ये फोर्थ होम है। और दोस्तों क्वाइटली एडवर्ब है, क्वाइट का मतलब खामोश जो कि एडजेक्टिव है, और क्वाइटली मतलब खामोशी से जो कि एडवर्ब है। और दोस्तों एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को बताता है। तो इसका मतलब देख लेते हैं। तेनालीराम वॉज क्वाइटली लिसनिंग टू द एक्सचेंज, मतलब जो तेनालीराम थे वो खामोशी से इस बातचीत को सुन रहे थे, मतलब जो ये वाद विवाद था उसे वो सुन रहे थे। द किंग आस्क्ड, राजा ने कहा, पूछा। व्हाट डू यू से, आपका क्या कहना है। द ट्रूथ विल बी नोन राइट अवे, तो उन्होंने क्या कहा कि जो सच है वो अभी ही जाना जाएगा, बिल्कुल अभी जाना जाएगा। बट आई हैव ए कंडीशन, लेकिन मेरी एक शर्त है। तेनालीराम सेड, तेनालीराम ने कहा। व्हाट, क्या। योर मजेस्टी महाराज,
ऑल ऑफ यू विल हैव टू गो बिहाइंड द कर्टन्स। और दोस्तों ये जो वाक्य है, इस वाक्य में विल हैव टू का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया गया है, जो कि एक फ्यूचर का फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां फ्यूचर में किसी विवशता को दर्शाना चाहते हैं तो वहां पर विल हैव टू का प्रयोग हमें हेल्पिंग ऑफ के रूप में करना होता है। तो उसने क्या कहा, मतलब कि तेनालीराम ने क्या कहा, महाराज ऑल ऑफ यू विल हैव टू गो बिहाइंड द कर्टन्स, मतलब आप सभी को पर्दे के पीछे जाना होगा। ऑल राइट, ठीक है। वी वॉन्ट द ट्रूथ आउट, हम चाहते हैं कि सच बाहर आए। ट्रूथ विल बी आउट, मतलब सच बाहर आएगा। तेनालीराम अश्योर्ड, तेनालीराम ने आश्वासन दिया। अश्योर मतलब आश्वासन देना, सेकंड फॉर्म एश्योर्ड। द किंग क्वाइटली वेंट बिहाइंड द कर्टन, और जो राजा थे वो खामोशी से चुपचाप पर्दे के पीछे चले गए। एंड प्राइम मिनिस्टर एंड द कमांडर हैड टू फॉलो, और जो प्राइम मिनिस्टर थे मतलब कि जो प्रधानमंत्री थे और जो कमांडर थे उन्हें हैड टू फॉलो, उन्हें उनके पीछे जाना पड़ा। नाउ तेनालीराम वॉज अलोन इन द चैम्बर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया गया है, साथ में नाउन और एडजेक्टिव नाउन लेके वाक्य बनाया गया है। तो क्या अर्थ हुआ, नाउ अब तेनालीराम वॉज अलोन इन चैम्बर, मतलब अब तेनालीराम उस कक्ष में अकेले थे। ही गॉट वन ऑफ द सर्वेंट्स कॉल्ड इन, उन्होंने एक नौकर को अंदर बुलवाया। When the first witness arrived, मतलब कि जब पहला गवाह आया, अराइव मतलब आना, सेकंड फॉर्म में अराइव्ड। तेनालीराम क्वेश्चन, तेनालीराम ने मतलब कि सवाल किया। डिड योर मास्टर गिव डायमंड्स टू नामदेव इन योर प्रेजेंस। और दोस्तों ये जो वाक्य है आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है जहाँ पर डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउ और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाया जाता है। तो आप इस चीज़ को हमेशा याद रखें, जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर डिड का प्रयोग सबसे पहले किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी और उससे पहले सब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा। तो इस तरह से आप वाक्यों को बना सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, तेनालीराम क्वेश्चन मतलब तेनालीराम ने सवाल किया। डिड योर मास्टर गिव डायमंड्स टू नामदेव इन योर प्रेजेंस, मतलब क्या आपके मालिक ने आपकी उपस्थिति में नामदेव को हीरे दिए। यस माय लॉर्ड, हाँ मेरे महाराज। सो ठीक है। यू हैव सीन द डायमंड्स, सो यू हैव सीन द डायमंड, इसलिए आपने हीरों को देखा है। टेल मी देयर कलर, मुझे उनके रंग के बारे में बताओ, साइज़ के बारे में, एंड शेप और उसकी आकृति के बारे में। ड्रॉ पिक्चर इफ़ यू लाइक, ड्रॉ मतलब बनाना, ड्रॉ पिक्चर इफ़ यू लाइक, और उसकी तस्वीर बनाओ यदि आप चाहो। तेनालीराम प्रोवाइडेड पेपर एंड ब्लैक कोल, दो तेनालीराम थे और प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, देना। तेनालीराम प्रोवाइडेड पेपर एंड ब्लैक कोल, तेनालीराम ने काला कोयला और एक पेपर दिया। द विटनेस लुक्ड कन्फ्यूज, ये जो विटनेस था, गवाह था, लुक्ड कन्फ्यूज, वो भ्रमित प्रतीत हुआ। ही स्टेमर्ड, और दोस्तों स्टेमर का मतलब हकलाना और सेकंड फॉर्म में स्टेमर्ड। तो क्या अर्थ हुआ, ही स्टेमर्ड मतलब वो लड़खड़ा गया, वो हकला गया। दे वर इन द रेड बैग, उसने क्या कहा कि वो लाल थैले में थे। आगे देखिए। ऑल राइट, ठीक है। स्टैंड देयर इन कॉर्नर डोंट स्पीक, तो उन्होंने क्या कहा, ठीक है। स्टैंड देयर इन कॉर्नर मतलब वहाँ कोने में खड़े हो जाओ। डोंट स्पीक, डोंट स्पीक मतलब बात मत करना, मत बोलना। ही स्टूड इन द कॉर्नर, और दोस्तों स्टैंड मतलब खड़ा होना, सेकंड फॉर्म में स्टूड। ही स्टूड इन द कॉर्नर, वह कोने में खड़ा हो गया। तेनालीराम गॉट अनदर विटनेस कॉल्ड इन, तेनालीराम ने दूसरे गवाह को अंदर बुलवाया। द सेकेंड विटनेस अग्रीड, अग्री मतलब सहमत होना, सेकंड फॉर्म में अग्रीड। द सेकेंड विटनेस अग्रीड, जो दूसरा गवाह था वो राजी हो गया, मतलब सहमत हो गया कि दैट ही हैड सीन द डायमंड्स, की उसने हीरों को देखा था। दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। सी मतलब देखना, SEE, और सीन जो है वो उसकी थर्ड फॉर्म है। तो आप इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए, जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और पास्ट परफेक्ट में अच्छी बात यह है कि सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो कोई भी सब्जेक्ट हो आपको हेड का ही यूज़ करना है, साथ में थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, द सेकेंड विटनेस अग्रीड दैट ही हैड सीन द डायमंड्स, मतलब दूसरे गवाह ने इस बात मतलब दूसरा गवाह था वो इस बात पर सहमत हुआ, मतलब उसने इस बात को माना कि उसने हीरों को देखा था। ही रिवील्ड द कलर एंड मेड 2 राउंड फिगर ऑन द पेपर, रिवील मतलब खुलासा करना, सेकंड में रिवील्ड। ही रिवील्ड द कलर, उसने रंग का खुलासा किया, एंड मेड 2 राउंड फिगर्स, और उसने 2 गोल आकृतियां बनाई ऑन द पेपर, कागज पर। चलिए आगे देखिए। तेनालीराम आस्क्ड हिम टू
टू स्टैंड इन द कॉर्नर। और दोस्तों TOO मतलब भी, आप इसे नोट कर लीजिए। तेनालीराम आस्क्ड हिम टू स्टैंड इन द कॉर्नर मतलब तेनालीराम ने उसे भी कोने में खड़े होने को कहा। 1/3 विटनेस केम इन एंड फेस सेम क्वेश्चन, मतलब जो 1/3 विटनेस थे, तीसरा जो विटनेस था गवाह, केम इन वो अंदर आए एंड फेस सेम क्वेश्चंस, और उसने तीसरे मतलब उसी तरह का जो क्वेश्चन था, सवाल था, उसका उसने सामना किया। ही सेड उसने कहा द डायमंड्स वर रैप्ड इन पेपर, जो डायमंड्स थे वो कागज़ में लिपटे हुए थे, सो इसलिए आई कुड नॉट सी देम, मैं उनको नहीं देख सका। चलिए आगे देखिए। द 3 विटनेस वर शीपिशली लुकिंग एट वन अनदर, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। शीपिशली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है झेंपते हुए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, जो 3 गवाह थे वर शीपिशली लुकिंग एट वन अनदर, वो एक दूसरे को झेंपते हुए देख रहे थे। दे न्यू, वह जानते थे, दैट देयर लाइज हैव बीन कॉट, वह जानते थे कि जो उनके झूठ हैं वो पकड़े जा चुके हैं। और दोस्तों यहाँ हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। मैं इसके स्ट्रक्चर को आपको बता देता हूँ, वरना आप कमेंट में बोलेंगे सर आपने ये चीज़ नहीं बताई। ये जो हमारा वाक्य है इसमें हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव वॉइस का कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ हैज़ या हैव का यूज़ किया जाता है और बीन लगाया जाता है, साथ में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ प्लूरल है तो यहाँ पर बीन का, हैव का यूज़ किया गया है और साथ में बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है। तो क्या अर्थ हुआ, दे न्यू, वे जानते थे, दैट देयर लाइज हैव बीन कॉट, की उनके झूठ को पकड़ा जा चुका है। दे स्पिल्ड देयर बीन्स, और स्पिल बीन का मतलब होता है राज खोल देना, भेद खोल देना। दे स्पिल्ड देयर बीन्स मतलब उनका राज खुल गया। एंड ब्रोक डाउन, और वो टूट गए। सर मतलब श्रीमान, माय लॉर्ड मेरे महाराज, वी वर फोर्स टू लाई, वी वर फोर्स टू लाई, हमें झूठ बोलने को विवश किया गया। और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस के, जहाँ वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। फोर्स का मतलब होता है किसी पर दबाव बनाना, विवश करना। तो उन्होंने क्या कहा कि महाराज वी वर फोर्स टू लाई, हमें झूठ बोलने को विवश किया गया, मजबूर किया गया। आर मास्टर थ्रेटन्ड अस, जो हमारा मालिक था उसने हमें धमकाया। थ्रेटन मतलब धमकी देना, सेकंड फॉर्म में थ्रेटन। हमारे मालिक ने हमें धमकाया विद डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, कि वह हमें डिसमिस कर देगा मतलब निकाल देगा, बर्खास्त कर देगा फ्रॉम सर्विस, नौकरी से। इफ़ वी डिड नॉट प्ले हिज गेम, यदि हम उसकी जो खेल है उसको हम नहीं खेलते हैं। द ट्रूथ वॉज नाउ आउट इन ओपन, अब ये जो सच था वो मतलब कि खुले में आ गया था। द किंग ऑर्डर्ड सर्च ऑफ देयर मास्टर्स हाउस, जो राजा थे उन्होंने उनके मालिक के घर की तलाशी का आदेश दिया। एंड डायमंड्स वर फाउंड हिडन इन अ कोट चेस्ट, और जो डायमंड्स थे उन्हें एक चेस्ट में, मतलब कि चेस्ट मतलब तिजोरी, उन्हें एक तिजोरी में हिडन छुपा हुआ मतलब पाया गया। वर फाउंड हिडन इन द चेस्ट मतलब हीरों को तिजोरी में छुपा हुआ पाया गया। द कल्प्रिट वॉज अरेस्टेड, और दोस्तों कल्प्रिट का मतलब दोषी, जो दोषी था उसे गिरफ्तार किया गया। द किंग ऑर्डर्ड हिम टू पे 10,000 गोल्ड कॉइन्स टू नामदेव, जो राजा थे उन्होंने उसे आदेश दिया टू पे 10,000 गोल्ड कॉइन्स टू नामदेव, मतलब उन्होंने उसको आदेश दिया कि वो नामदेव को 10,000 सोने के सिक्के अदा करे। एज फाइन, पैन मतलब एक फाइन, जुर्माने के तौर पर। फॉर चीटिंग मतलब चीट करने के लिए, धोखा देने के लिए। एंड द डायमंड्स वर टू बी डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी, और जो डायमंड्स हैं मतलब कि जो हीरे हैं उन्हें खजाने में जमा किया जाए। वर टू बी डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी। द किंग हैड नाउ ग्रेटर रिस्पेक्ट फॉर तेनालीराम, और जो राजा थे अब उनके पास तेनालीराम के लिए, तेनालीराम के प्रति और भी ज़्यादा सम्मान था। तो दोस्तों ये आज की एक कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपको आपने कुछ सीखा हो और आपने कुछ सीखा और आपको यदि आज की कहानी अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड इफ़ यू रियली वांट टू अप्रिशिएट माय हार्ड वर्क देन इट्स माय रिक्वेस्ट एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द channel if you have not subscribed and press the bell icon so that you can keep getting the notifications of new videos. And apart from this you can also help us by just liking this video and sharing this video with your friends so that more and more people can watch this video, and it can be helpful for those people who are looking for such videos. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.